हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका अगला प्रश्न पत्र है ये आपका। हम इसका पीडीएफ संजय देव क्लासेस करके जो हमारा चैनल है उस पर हम डाल देते हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। बाकी हमारा जो आपका एसएस स्टडी चैनल है, जो हमारा ऐप है, उससे आप इसके जो हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, दरोगा की स्पेशल क्लासेस, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जो 3 घंटे डेली चल रही है 10 से 1 बजे। और उसमें आपका टेस्ट भी है और साथ ही साथ समय समय पर उसके अलावा उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको उपलब्ध हो रही है डेली का डेली। तो उसमें सारे सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं, मैथ्स भी, हिंदी भी और जीएस भी और रीजनिंग भी। तो उसको भी आप ले सकते हो। बाकी हमारा ये यूट्यूब पर जो एसएस स्टडी है इस पर हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो हम लगातार लेते हुए आ रहे हैं, जीएस और उत्तराखंड के प्रश्नों को लेकर के। तो इसमें आपके जीएस के क्वेश्चन है और जो कंप्यूटर, आपके इतिहास, भूगोल, करंट को लेकर के बनाए गए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, वो नियम जो कंप्यूटर के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान करने में पालन किए जाते हैं। कंप्यूटर में जो नियम पालन किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। क्योंकि इन नियमों का पालन करे बिना आप कंप्यूटर में किसी भी तरह की आपके आंकड़ों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जब हम वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका जो मुख्य पेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? होम पृष्ठ, होम पेज। इसका सही आंसर ये है। अगला, एंटीवायरस है ऑपरेटिंग प्रणाली, ब्राउजर, सर्च इंजन उपयुक्त में से कोई नहीं। एंटीवायरस एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होते हैं और ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में डिजाइन किए गए होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग प्रणाली भी नहीं है, ब्राउजर भी नहीं है और सर्च इंजन भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयरों की 3 श्रेणियां होती हैं, ऑपरेटिंग, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तहत आते हैं एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों में भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? वन क्षेत्र में जो हमारा देश है, 2021 में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार देश भर में आपका जो वनों में कुल वृद्धि हुई, लास्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये, इसके अनुसार 2261 वर्ग किलोमीटर है ये बढ़ोतरी, वर्ग किलोमीटर, जो पिछले जो आपके वन रिपोर्ट है उसकी अपेक्षा इस वन रिपोर्ट में आई। ये अंतिम वन रिपोर्ट है, 2023 वाली वन रिपोर्ट अभी आई नहीं है। प्रति 2 वर्ष में हमारे यहाँ वन रिपोर्ट तैयार की जा रही है 1987 से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर किसी नदी के तट पर नहीं है? सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर है। और कटक महानदी उड़ीसा, मैसूर, मैसूर आपका कावेरी नदी। तो भोपाल इसमें से नहीं है, भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का आपका हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है? जो जनसंख्या नियंत्रण मतलब स्थिरता, जहां से हम क्या आ जाएंगे कि जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर होगी वो उतनी ही होगी जितनी आपके पिछले थी, यानी कि दशक की वृद्धि दर बिल्कुल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और हमारी जनसंख्या एक स्टॉपेज पे पहुंच जाएगी। उसके बाद जनसंख्या का क्या हो जाएगा? पतन होना शुरू होगा। तो सबसे जो आपका 2000 की आपकी जनसंख्या नीति है उसके अनुसार 2045 का दीर्घकालीन लक्ष्य है कि यहाँ आते आते हम क्या करेंगे? अपनी जो जनसंख्या है उसे स्थिर कर देंगे। शायद 167 अरब यहाँ तक हमारी जो जनसंख्या है उसके होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, वहां से फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि आपके 1792 ईस्वी में हुई थी। ये आपके जो मैसूर के आपके राजा थे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। श्रीरंगपट्टनम की संधि से एक तरीके से जो टीपू सुल्तान है वो पूरी तरीके से पंगु हो गया, उससे बहुत बड़ा क्षेत्र ले लिया गया, उसके दोनों बच्चों को बंदी बना लिया गया, उससे आपका युद्ध हर्जाना ले लिया गया और उसके अलावा उसकी सेना भी सीमित कर दी गई। कई सारी चीजें थी जिसके बाद
एक तरीके से मैसूर राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। हालांकि बाद में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें खत्म हुआ ये, लेकिन ये संधि आपके टीपू सुल्तान के पतन का कारक बनी। अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन सा? काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? जो आपका चालुक्य साम्राज्य है उसके पतन के बाद जो आपका काकतीय वंश चालुक्यों की जगह पर स्थापित हुआ था, उस काकतीय वंश के संस्थापक थे चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम। चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने मिलकर के काकतीय वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था? नृत्य, यह नाटी नृत्य, नती लिखा है इसमें। नाटी नृत्य जो आपके हिमाचल प्रदेश का आपका एक स्थानीय नृत्य है और कृष्ण कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है इस नृत्य में। इस नृत्य के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश प्राप्त किया था। किसने? हमारे लोक नृत्यों ने। अगला इग्लू, इग्लू है मरु प्रदेश में रहने वाले लोग, मरु प्रदेश में बने हुए छोटे छोटे घर, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले लोग, ध्रुवीय प्रदेश में बने हुए छोटे छोटे घर, ध्रुवीय प्रदेश में बने हुए छोटे छोटे घर, खासकर जो एस्किमो और लेप्स जाति के लोग हैं, प्रजाति के लोग हैं जो उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक ध्रुव के आसपास रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं, तो वो लोग आपके बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। तो बर्फ की जो पुरानी बर्फ होती है उसकी सिल्लियों से जो बर्फीले घर बनाते हैं छोटे छोटे, उनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें बाहर का टेम्परेचर की अपेक्षा अंदर का टेम्परेचर बहुत ही आपका अधिक होता है। कहा जाता है कि 16 डिग्री से 40 डिग्री तक का अंतर हो सकता है बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में। जहां माइनस आपका 20 डिग्री चल रहा है वहां -4, तो बहुत अंतर हो जाता है। तो इग्लू ये लोग रहने के लिए प्रयोग करते हैं, खासकर एस्किमो और लेप्स जो लोग हैं उनके द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे ज्यादा गेहूं उपजता है? यूक्रेन और रूस का जो क्षेत्र है जिसे हम मध्य एशियाई मैदान बोलते हैं, मध्य यूरोपीय मैदान, इसे हम स्टेपी मैदान बोलते हैं। स्टेपी मैदानों की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को कहा जाता है चरनोजेम। उस मिट्टी को कहा जाता है चरनोजेम मिट्टी। चरनोजेम मिट्टी में आपका यूक्रेन की जो गेहूं की डलिया, यानी कि संसार की गेहूं की डलिया कहा जाता है, इस क्षेत्र में गेहूं की कृषि बहुत ज्यादा की जाती है और इसीलिए इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है और रूस का पूर्वी क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में आपका बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये पूरा क्षेत्र स्टेप्स तुल्य प्रदेश कहलाता है और इस क्षेत्र की मिट्टी कहलाती है चरनोजेम। पाटजोल मिट्टी आपकी कौन सी मिट्टी होती है? जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों के वनों में पाई जाती है उसे हम पाटजोल मिट्टी बोलते हैं। रेगूर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है और जो आपका काली मिट्टी है उसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टियों के संबंध में ये विशिष्ट नाम है कुछ, जैसे आपका चरनोजेम है, पाटजोल है, एक और नाम आता है आपका टेरारोसा। टेरारोसा, टेरारोसा जो मिट्टी है वो आपके ब्राजील के जो कॉफी बागान है उनकी मिट्टी को टेरारोसा कहा जाता है। तो जैसे टेरारोसा पूछेगा तो कॉफी के बागानों की मिट्टी ब्राजील में, चरनोजेम पूछेगा तो स्टेपी तुल्य मैदानों की मिट्टी जो आपके रसिया में पाई जाती है। पाटजोल कहेगा तो आपका जो पर्वतीय क्षेत्रों में आपके वनों की मिट्टी होती है उसको आपका पाटजोल मिट्टी कहा जाता है। रेगूर कहेगा तो जो आपका काली मिट्टी होती है उसी को रेगूर कहा जाता है। तो मिट्टी के संबंध में ये महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से ढाली गई है? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किसकी बनी है? डांसिंग मूर्ति यानी कि नृत्यरत मूर्ति कांसे की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहां हुई थी? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की जो पहली परेड भारत में आयोजित की गई थी उस समय वो इरविन स्टेडियम कहलाता था, अब कहलाता है नेशनल स्टेडियम। बाद में राजपथ पर होना बाद में शुरू हुआ, पहले इसी में आपका शुरुआत में आपका गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम है। हुमायूं द्वारा 4 प्रमुख युद्ध, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, तो ये आपके 4 प्रमुख युद्ध हैं उसके। देवरा लड़ा, इसको आपका बंगाल की तरफ, इसमें आपका उसे विजय प्राप्त हुई। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी से हार गया।
कन्नौज के युद्ध में पूरी तरीके से हार गया, दिल्ली का साम्राज्य गवा बैठा, और 15 साल बाद सरहिंद के युद्ध में उसकी पुनर्वापसी हुई। तो कुल मिलाकर के आपके ये इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रिपब्लिक डे परेड 1950 के मुख्य अतिथि किस देश से संबंधित थे? 1950 में जब पहली बार हमारा गणतंत्र स्थापित हुआ 26 जनवरी को, तो उसमें जो आपका पहला अतिथि बनाया गया था, यही से मुख्य अतिथि बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। जैसे इस साल हमारे फ्रांस के आपके राष्ट्रपति हैं मुख्य अतिथि, तो ये परंपरा आपके इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए जाने के साथ शुरू हुई थी। 1950 में इन्हें बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित मनाया गया है? पुष्कर महोत्सव, वैसे तो पुष्कर महोत्सव आपको अजमेर पता है कि वहां झील में बनाया जाता है, लेकिन पुष्कर महोत्सव 12 साल बाद मनाया जाता है कश्मीर में। कहाँ मनाया जा रहा है? कश्मीर में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वाला तो हर साल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय पवनों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय पवनों का उदाहरण है? भूमंडलीय पवने मतलब जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्थायी पवने बोलते हैं, वही भूमंडलीय पवने हैं। स्थायी पवने आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण जो आपके चलने वाली सनातनी पवने हैं, इनको बोलते हैं हम व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। और इसके बाद यहां से लेकर के 60 डिग्री तक जो पवने चलती हैं दोनों तरफ, इनको बोलते हैं पछुआ पवने, पछुआ। और दोनों तरफ के जो ध्रुवों से पवने चलती हैं, इन पवनों को बोलते हैं हम ध्रुवीय पवने। 3 तरह की आपकी भूमंडलीय पवने होती हैं, सागर समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, चिनूक, ये सब स्थानीय पवने हैं। पछुआ पवने इसमें से भूमंडलीय पवने। भूमंडलीय पवनों आपका स्थानीय पवन, स्थायी पवनों को कहा जाता है। ये 3 ही होती हैं बस, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड, उसके अलावा क्या है ये पछुआ पवने जो आपके निश्चित उसमें चलती हैं। दक्षिण में इसकी थोड़ा तीव्र गति होती है, समझ गए ना, जिन्हें आपका क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, गरजती चालीसा, चीखती 50, ठीक है, और आपके गरजती चालीसा और क्या बोलते हैं चीखती 50 के लिए कुछ और शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ये नाम इनके लिए 10-10 डिग्री में अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका जो पछुआ पवन है इनके लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो मेरे थोड़ा दिमाग से निकल गया है। जो आपका 40, 50 और 60, ये 4 नाम, इन 3 नाम इसके प्रयोग में लाए जाते हैं, वो पछुआ पवनों के लिए है। बाकी ये आपका ध्रुवीय पवन है दोनों तरफ। तो पछुआ इसमें से भूमंडलीय पवन है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा जमा की जाती है? सांभर झील भारत की सबसे अधिक जो लवणीय झीलें हैं उनमें से एक है, जहां नमक आपका प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि जो मेंढा नदी है वो आपके सांभर झील में सबसे ज्यादा नमक यानी कि लवण लेकर के आती है, जो बाद में वाष्पोत्सर्जित होकर के नमक में परिवर्तित हो जाती है। मंत्री परिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? मंत्री परिषद की, चाहे वो केंद्र का मंत्री परिषद हो, राज्य का, उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है उसका मंत्रिमंडल। क्योंकि मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद में आपका कैबिनेट मंत्री अलग है, राज्य मंत्री अलग है, उप मंत्री अलग है। तो इसमें से जो मंत्री मंडल होता है वो किसी भी मंत्री परिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है, जिसके प्रमुख केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित कराया गया था? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आपके विश्व के सबसे बड़े प्राचीन मंदिरों में से एक है, और इसका जो निर्माण कराया गया था वो जयवर्मा सप्तम द्वारा कराया गया था। तो ये आपका कंबोडिया जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है उसमें है। भारत देश की प्रथम रेल कब चलाई गई थी? भारत देश की जो पहली रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मतलब जिसे आप बोरीवली बोलते हो, वहां से लेकर के थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चली थी। ये देश की पहली रेल थी। लगभग 400 लोगों ने इस रेल में सफर किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नवीकरण विकास एजेंसी IREDA, इरेडा है ये, की स्थापना भारतीय नवीकरण विकास एजेंसी, नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी एक्चुअल में,
नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1987 में। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का अधिकतम परिभाषित करता है? गरीबी रेखा को इनमें से कौन अधिकतम परिभाषित करेगा? कृषि की उत्पादकता, बेरोजगारी, आय की असमानता, कैलोरी उपभोग। इसमें से जो अधिकतम परिभाषित करता है वो आय की असमानता। समझ गए? क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोगों के पास आय का बहुत कम हिस्सा है, जबकि कम लोगों के पास अधिकतर हिस्सा है। ये गरीबी को परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आय की असमानता के कारण है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से किसे घटाया जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर तो पूरा हो ही गया वो। अगर उसमें हम क्या कर दें, अप्रत्यक्ष कर हटा दें, क्योंकि बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ जाता है, उससे बाजार मूल्य निकलता है। ठीक है, क्योंकि बिक्री के समय आपके उत्पादन से लेकर के बिक्री के समय तक अनेक अप्रत्यक्ष कर लग जाते हैं उसमें। अगर उनको हम हटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आएगा। तो इसमें से आपका अप्रत्यक्ष कर इसका सही आंसर होगा, ये वाला। और अगला है आपका, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका है? जो आपके फ्रांसीसी सम्राट है लुई 14वां, उसका वाक्य है ये, मैं ही राज्य हूं। तो कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन है विभिन्न तरह के। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।